नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, फाइनली आप लोगों के लिए CHSL मेंस के जितने भी 30 क्वेश्चन हुए थे, उन सभी का स्मार्ट सॉल्यूशन उपलब्ध है। तो कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे CHSL मेंस का पेपर देकर आए थे, वो अपना स्मार्ट सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे भविष्य में तैयारी करने वाले हैं, या फिर अगर मैं कहूं जिनको इंटरेस्ट है मैथ्स के क्वेश्चनों को देखने का, स्मार्ट तरीके से करने का, तो उन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो अवेलेबल है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो 18 यानी अभी कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूं, 18 नवंबर 2024 को जो CHSL टीयर 2 मेंस का पेपर हुआ था, उसमें जो 30 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे, वो सभी किस तरह के प्रश्न थे और उन सभी का जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बड़े आसान तरीके से, बड़े स्मार्ट तरीके से। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि अगर आप CHSL के अगर हम अगली बार की बात करें तैयारी करना चाहते तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर जितने भी CGL हो या CHSL हो, इन सबके जो पुराने पेपर्स होते हैं उनका यानी PYQ का हम सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके डालते हैं। इसलिए डालते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो हम आपके लिए इसी चैनल पर यानी अनंत एजुकेशन पे आप लोगों के लिए लेकर आते हैं हमेशा से PYQ। तो आप जुड़े रहिए और डेफिनेटली जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं आगे भी प्यार बनाए रखिए। डेफिनेटली एक दिन हम भी आप लोगों को बिल्कुल आगे से आगे एक एक चीज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। कोशिश हमारी भी लगातार जारी है और आगे आपको मिलते रहेंगे, तो शानदार सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा बच्चों कि अगर आप इस लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं विद सॉल्यूशन वाली, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 8005703880 पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या SSC CHSL के नाम से व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, धर्मेंद्र सर मैथ्स, ठीक है, धर्मेंद्र सर मैथ्स हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो PDF है वो डाल दी जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, देखो बच्चों ये तो है ही, हमारे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप जो है अनंत एजुकेशन, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप पर आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है और साथ ही हमारे जो लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे बच्चों। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे ऐप और हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को शानदार तरीके से, स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच के साथ कि कैसे सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि दो गोलों की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है और उनका आयतन किस अनुपात में होगा, आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जब गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 4:5 दे दिया जाए, आयतन पूछ रहा है, तो बेटा ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है कि आयतन जो होता है त्रिज्या के क्यूब के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, तो क्यूब कर लीजिए, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या होगा 64 और 5 का क्यूब 125, इसका वैल्यूशन हो जाएगा। तो ये लीजिए ऑप्शन क्या होगा इसका, डी इसका बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना है। एक व्यक्ति की आयु, 3 बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं है, 3 बच्चों की आयु के योग का 4 गुना है। आगे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके तीनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 3 बच्चों की, एक बच्चा होता है ना, तो बहुत आसानी से इसको रेशो की फॉर्म में आप तोड़ सके कर सकते हो। तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है आपसे पूछ रहा है। चलिए तो इसको देखना लॉजिकली हम क्या करेंगे, समझते हैं इस बात को। तो जिससे माना कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन, क्या मान लो एक्स मान लो। तो प्रेजेंट एज पर्सन की कितनी है, एक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके तीनों बच्चों की आयु के योग का कितना गुना, 4 गुना। और अपन मानते हैं सम ऑफ 3 चाइल्ड, क्या मान लेते हैं, एक को ए, एक को बी, एक को सी मान लेते हैं। मान लिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि ये जो एक्स है वो इनके योग का कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का कितना गुना बेटा, 4 गुना आपको बोला गया है। तो 4 पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें सेकंड की बात करें, 6 वर्ष बाद की बात करें तो 6 वर्ष जोड़ लीजिए। तो 6 वर्ष जोड़ोगे तो एक्स प्लस 6 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखो तीनों में 6 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 18, और इसका योग का कितना गुना, इसके योग का कितना गुना बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना कर लीजिए। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ का ABC होता तो हम डिवाइड कर लेते, पर है नहीं, तो हम क्या करें, इसको पूरे को खोलेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं ABC का की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x/4 है। तो यहाँ पर x/6 तो है ही अपने पास, x + 6, और यहाँ इसका मान x/4 हमने रखा।
+18 और ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा 2 से गुणा करना है आपको, 2 लिखा हुआ है इसलिए 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। ओके, अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो सब में 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तीनों की आयु क्या बढ़ जाएगी बेटा, 6 वर्ष बढ़ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको सिंपल बनाते हैं हम लोग, तो देखो सिंपल बनाओगे तो x + 6 का 6 ही रहेगा, यहाँ पर इसको खोला तो x/2 हमारा ये हो जाएगा और +18 दूनी 36 हो जाएगा। तो x को इधर ला के माइनस करोगे तो x में से x/2 गया तो x/2 ही रहेगा, और 36 में से जैसे ही आपने 6 माइनस किया तो 30 हो गया, और x का मान कितना आ गया, 30 दूनी 60, इसका वैल्यूएशन आ गया, क्या आ गया 60 आ गया। लेकिन अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन का आंसर 60 तो है ही, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप इसको सोचोगे, क्या कि थोड़ा सा अगर इसमें सोचोगे आप, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा काम हो रहा है कि यहाँ पर अपने पास इन चारों में देखो आपको बोला 4 गुना, तो 4 गुने की बात करें तो 4 गुना कौन सा नंबर है यहाँ पर, तो हम बात करें 4 गुना 56 और 60 है, ये दोनों नंबर नहीं है, तो आंसर इन दोनों में होगा। आप इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, और ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर तरीका है इसको करने का। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सीधा सिंप्लीफाई करना है आपको, तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जेड को अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास रह जाएंगे वाई में, लेकिन वाई में भी एक 19 और एक 29 तो मतलब नहीं है। आप सीधा ओपन कर लीजिए, होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसको, तो बेटा यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4z² + 25 y², ठीक है, माइनस का 20yz, इसको खोलेंगे तो 25z² प्लस ये हो जाएगा 4y² प्लस का 20yz, और ये हो जाएगा माइनस का 25z²। तो आप देखोगे ये दोनों तो कट गए हमारे पास, क्योंकि दोनों को जब जोड़ोगे तो कट जाएंगे। अभी हो जाएगा 4, ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 25z² में कट जाएगा, तो 4z² प्लस वाला, तो इसका मतलब आंसर इन दोनों में है। और y की अगर बात करूं तो 29 बेटा y² और प्लस बचेगा हमारे पास 4z², तो कौन सा हो गया 29, यानी ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोर्ड मास के ऊपर है कि 5 × 24 नहीं 5 + 24 × 8 डिवाइड बाय 8 ऑफ 8 माइनस 8 डिवाइड बाय 8 गुणा 4 ऑफ 4। चलो सिंपल बनाते हैं इसको, तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे कि 5 + 24 × 8 पहले डिवाइड होगा कि ऑफ होगा, ऑफ होगा, तो 24 × 8 डिवाइड बाय 8 × 8 64 हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 8। अभी डिवाइड है अपने पास तो कोई बात नहीं, डिवाइड को बाद में करेंगे साथ। 8 × 4 × 4 16 हमारे पास हो गया, क्योंकि ऑफ हमारे पास हो चुका है। अब देखो 5 का 5 हमारे पास हो चुका है। अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 24 × 1/8 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 8 में डिवाइड किया तो 1/8 हो गया, माइनस का 8 डिवाइड बाय 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 × 16 यहाँ पर निकल कर आएगा। और यहाँ पर देखो ये 3 टाइम हो जाएगा, तो 5 और 3 8 माइनस 16, और आप देख सकते हैं कि 16 यानी 8 में से 16 गया तो माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे 8 बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया माइनस का 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआत बढ़त देता है, फिर भी उसे 40 सेकंड से हरा देता है। यदि हरि की चाल 6 मीटर पर सेकंड है तो तरुण की चाल क्या होगी, आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर 2400 मीटर की दौड़ में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तरुण हरि को कहता है कि तू 60 सेकंड मतलब तुम चलोगे तो मैं उसके 60 सेकंड बाद चलूंगा, और उसको फिर भी 40 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो उसको कुल मिलाकर उसने 100 सेकंड से हराया होता है एक तरह से। भाई अगर वो साथ चल रहे होते तो 60 सेकंड तो शुरुआती बढ़त दी थी, उसके बाद 40 सेकंड की बढ़त और दे दी, मतलब 40 सेकंड से और हरा दिया, तो कुल मिलाकर 100 सेकंड से हरा रहा है। इसको लॉजिकली समझना एक बार बेटा। अगर हम बोलें कि ये दौड़ है हमारी, तो यहाँ से दोनों चल रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस समय अगर हम बात करें हरि चल रहा है, हरि के चलने के यहाँ पर 60 सेकंड बाद तरुण चलना स्टार्ट कर रहा है, वो कह रहा है, और फिर भी उसे 40 सेकंड से उसने हरा दिया। यानी जब तरुण यहाँ पूरा पहुंचता है, पूरी दूरी तय करता है, तब उस समय जो क्या बोलते हैं तरुण हरि था, हरि उससे 40 सेकंड पीछे रह गया, यानी इसका मतलब है 40 सेकंड का अंतर यहाँ और आ गया। तो टोटल मिलाकर कितना सेकंड का अंतर आ गया, अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे कि भाई तरुण ने अगर मान लो 30 सेकंड में, इसको बात को समझना एक बार, तरुण ने अगर पूरे दूरी को 30 सेकंड में कवर किया होगा, तो इसका मतलब ये है कि
तरुण हरी से 60 सेकंड लेट चला तो 60 सेकंड वो ज़्यादा चला, और उसके बाद 40 सेकंड बाद ये एक्स्ट्रा पहुंचा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। अब देखो हरी की चाल दे रखी है आपको 6 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर हरी की चाल यानी हरी का टाइम निकाल लो। तो हरी का टाइम अगर मैं निकालूंगा, हरी का समय अगर मैं निकालूंगा बच्चे, तो हरी ने 2400 मीटर की दूरी को 6 की चाल से कितने 400 सेकंड में तय किया होगा। इसका मतलब ये है कि जो तरुण है वो उससे 100 सेकंड कम समय में दूरी तय कर पाता है। तो तरुण का समय अगर मैं निकालूंगा, तो लॉजिक जो मैंने आपको बोला समझ में आ गया होगा ना। तो तरुण का समय अगर आप निकालोगे, तो तरुण यहाँ पर 100 सेकंड पहले ऐसा काम कर रहा है, तो उसका मतलब वो 300 सेकंड में दूरी ट्रेवल कर चुका है। तो उसकी स्पीड अगर मुझे निकालनी है, तो उसकी स्पीड अगर पूछ रहा है, तो 2400 की दूरी को उसने 300 सेकंड में तय किया, तो इसका मतलब 8 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई बच्चों, स्पीड आ गई है। ऑप्शन सी इसका बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए लॉजिक पकड़ना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबीसीडी के समांतर है। ई व एफ उन दो भुजाओं एडी और बीसी के मध्य बिंदु हैं जो समांतर भुजाएं नहीं हैं। चलिए, तो ये समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब समलंब के नियम पढ़े जाते हैं तब इसको बहुत आसानी से सीखा जाता है। क्या कह रहा है ये कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल है, ये आपको बोला गया है। और यहाँ पर आपको देखो बोल रहा है कि दो भुजाएं अपने पास, बोले कि ए डी और बी सी के मध्य बिंदु हैं जो कि भुजाएं समांतर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये देखो, वैसे तो ये डायरेक्ट ही आपको याद होगा, और ये यहाँ से मध्य बिंदु दोनों को मिलाया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों मध्य बिंदु हैं, ए डी, ई जो है एडी का मध्य बिंदु है और ये एफ का मध्य बिंदु है। तो आपसे पूछ रहा है ई एफ की लंबाई पूछ रहा होगा। बिल्कुल, ई एफ की लंबाई क्या होती है, तो ई एफ की लंबाई होती है बेटा इन दोनों भुजाओं का योग। जैसे अपन बात करें ए बी की लंबाई 28 है और सी डी की लंबाई 18 है, तो दोनों के योग का आधा, तो 28 प्लस 18 को जोड़कर सीधा क्या कर दो, 2 का भाग लगा दो। तो आप देख सकते हो 46/2 यानी क्या होगा, 2 यानी कितना भाग लगाने पर 23 आएगा, क्या आएगा 23। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल बच्चों सही जवाब है। तो देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 11 परिणामों का औसत 60 है और पहले 10 परिणामों का औसत कितना है, 59 है। तो आपसे पूछ रहा है 11वां परिणाम बताओ। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। 11 का टोटल कितना होगा, 11 गुणा 60 माइनस, और 10 का टोटल कितना होगा, 10 गुणा 59। अब वैसे आप इसको शॉर्ट तरीके से भी करो, और वैसे भी ये भी जो नंबर रहा है आपके सामने वो शॉर्ट ही है। तो आपने बोला 11 गुणा 60 यानी 660 माइनस 59 यानी 590। तो डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा बेटा, 70 आएगा। और आप अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते तो भी कर सकते हैं, क्योंकि सब परिणामों में एक एक की कमी आ गई है। कितने परिणामों में कमी आ गई बेटा, अगर देखोगे 10 परिणामों में, तो 10 गुणा 1 की कमी आई, तो 10 की कमी आ गई। 10 की कमी क्यों आई, क्योंकि 11वें परिणाम के पास ज़्यादा है। तो 11वां परिणाम 60 तो यही, और प्लस 10 यानी 70 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी सी ने एक साथ मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपये का निवेश किया। अब क्या करा, एक कार्यकारी सदस्य था जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। लाभ का 20% प्राप्त हुआ कह रहा है। यदि एक वर्ष में कुल अर्जित लाभ 14,750 रुपये था तो सी का हिस्सा ज्ञात करो। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एबीसी का रेशियो निकाल लो। तो आपको दे रखा है एबीसी, तो ए ने क्या किया, ए ने बेटा यहाँ पर 12 महीने के लिए 7,000 निवेश किए। सब में हजार ही में है ना, ठीक है। तो 12 महीने के लिए 7,000 निवेश किए, 7 के, तो 7 ही लिखो। बी ने 10 महीने के लिए 8,000 रुपये निवेश किए, तो 8 रुपये मान लो आप तो एक तरह से। और सी ने 12 कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए 12,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। जबकि लाभ पूरे साल का दे रखा है, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, इनके समय के हिसाब से कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। अब हम देखें तो देखो 4 से कट रहा है, 4 से 3 बार, 4 से कट गया 2 बार और 4 से कट गया 3 बार। अभी भी कुछ कट रहा है क्या, तो नहीं कट रहा, छोड़ो। 21 अनुपात 20 अनुपात 18 तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद बोला 20% लाभ का किसको मिला है, ये मिला है किसको, ए को मिला है। तो बचा 80%। अब सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बेटा सी का हिस्सा क्या होगा, 18वां हिस्सा सी को होगा। कितने में से, अब देखो 21 और 18 39 और 59 हमारे पास हो गया। और कितने में से देखो, अब आप क्या करेंगे, 14,750 रुपये नहीं लेंगे, उसका केवल 80% ही लेंगे। क्यों लेंगे 80%, क्योंकि इसका 20% तो पहले ही खत्म किया जा चुका है। किसको मिल चुका है, वो ए को मिल चुका है। तो मैंने एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर दी है। अब आप देखो जरा यहाँ से एक पर्टिकुलर लाइन से आप आंसर निकाल सकते हो। ये 18 किसी नंबर से नहीं कटेगा नीचे, तो 18 मतलब 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल देखोगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ ऑप्शन बी ही इसका आंसर आना चाहिए। बाकी हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो फिर भी अगर आप
करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आएगा, वही आएगा हमारे पास जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको 4/5 हमने काटा, और अगर हम इसको और काटें तो, और काटने की बात करें तो लो 5 से काटा, 5 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा बेटा, 5 से जा रहा है अपने पास, 5 दूनी 10, 4 बचा 5 नाम 45, 2 बचा पचम 25, जीरो। अब क्या ये नंबर जो है इसका पूरा पूरा कट रहा है क्या, देखो ये 5 बार कट रहा है क्या, बिल्कुल 50 बार कट रहा है। तो 50 गुना 4 होता है 200, यानी 18 दूनी 36। पर आप देखो डायरेक्टली यहाँ पर देखते ही आपको पता चल गया 18 के हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन था बी, यानी 9 का मल्टीपल था, तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है, एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध, 45 लीटर टोंड दूध और 30 लीटर फुल क्रीम है। इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो। एक ट्रे में दो प्रकार के दूध नहीं मिलाना चाहिए, मतलब 3 तरह की कैटेगरी को आपको समान रखना है। तो सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता होगी, आपसे पूछ रहा है, कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि तीनों प्रकार को अलग अलग रखना है, तो अलग अलग कितना कितना रख सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर HCF निकालो, ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालो, HCF। HCF क्यों निकालो, क्योंकि HCF के हिसाब से अधिकतम मात्रा में आप समान रूप से वैल्यू को रख सकते हैं। तो इन तीनों का जो HCF आएगा वो आएगा 15। तो आप एक ट्रे में मैक्सिमम 15 लीटर रख सकते हैं, जिससे दूध मिक्स नहीं होगा, ये सेपरेट सेपरेट। तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ ट्रे आपसे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रे अगर आपसे पूछे तो क्या करना है आपको, देखो नंबर ऑफ ट्रे अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। टोटल कितना दूध है, तो 75 प्लस 45 प्लस 30, तीनों को जोड़कर क्या करो 15 का भाग लगा दो, क्योंकि एक ट्रे में 15, और पूछ रहा है कम से कम कितने ट्रे। कम से कम का मतलब ही लॉजिक ये था कि एक ट्रे में अधिकतम मात्रा में आप दूध रख सको। तो जरा जोड़ोगे इसको तो ये हो गया 120 और 150, तो 150 बटा अगर हम 15 करते हैं तो आंसर आएगा 10 ट्रे। ये ध्यान रखिए ऑप्शन में 15 भी है पर आंसर कितना है इसका, 10 ट्रे इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, बोला 3 कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, कॉस कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए प्लस वन, प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो कुछ सारे तो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे अगर हम जनरली बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो वैसे तो अगर मैं जनरली सॉल्व करूँ तो ये फॉर्मूला है हमारे सामने, हमको पता है। ठीक है, बाकी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो देखो मैं लिखा 3, ये क्या है अपने पास, अगर आप देखोगे कॉसेक सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है, तो आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो क्या मैं इसको टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, जी हाँ। अब देखो हमेशा शॉर्टकट पे जाने की जरूरत नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन ही शॉर्ट हो जाता है। अब ये कॉसेक ए माइनस वन और कॉसेक ए प्लस वन, क्या ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यू मिलाकर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन की वैल्यू है कि नहीं, बताओ एक बार जरा। तो बोलोगे आप हाँ सर है, क्योंकि ये ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन गया प्लस। और अगर मैं बात करूं, ये आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। तो कॉसेक माइनस कॉट क्या होता है, एंगल सब में ए है, तो ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है 1 हो गया हमारे पास। तो आप देखो जरा 3, बिल्कुल टेन स्क्वायर अपने पास है, और अभी हमने जस्ट मैंने आपको बताया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर। तो ये लो कॉट स्क्वायर हमने लिख दिया, और प्लस का 4 हमारे पास है। अब टेन और कॉट अगर एक साथ रहते हैं गुणा में सेम वैल्यू और सेम एंगल के साथ तो 1 हो जाते हैं, तो 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, कुल मिलाकर 7 हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ है क्या, कहीं कुछ भी नहीं है, हमने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग किया। तो ये बाकी इसके अलावा एंगल की वैल्यू रख के, किसी भी एंगल को वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हो। चलिए आगे बात करें, अगला क्या है, एक बेलन की त्रिज्या 8/पाई सेंटीमीटर है, इसका आयतन 448 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, त्रिज्या दे दी है, आयतन दे दिया है, आपसे पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेलन के, पाई आर स्क्वायर एच, वी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये ध्यान रखिए। चलिए तो आप क्या करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो पाई मतलब 22/7, आर का मान क्या दे दिया आपको, या फिर अभी चलो पाई का पाई रहने देते हैं, आर का मान क्या है, आर का मान 8/पाई है, और एच का मान अपने पास है नहीं, कुल मिला के क्या है 448। ठीक है, अब आप देखो पाई से पाई तो कट गया हमारे पास, तो एच का मान निकालना है, बाकी काट सकते हो इधर भी, तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको 448 बटे में 8 8। ठीक है, और आप देखो कि ये जो पाई है ना बटे में है, भाग में है, तो ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 22 ऊपर और 7 नीचे हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब कर लो सॉल्व, वैसे तो एक ही नंबर दिख रहा है यहाँ पे 22, जो कि 22 बचना चाहिए, पर तीनों को गुणा करने पर ये ऊपर आ रहा है क्या, चेक करो। आ, देखो एक बार पूरा पूरा जा रहा है क्या, चलो काटते हैं 7 से, 7 7 छिंग 42,
ठीक है, 7 चौक 28, 64 से 64 जा चुका है, आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं। अगला कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1728 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1728, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया 6a² होता है, जिसका मान 1728 आपको दिया गया है। तो a² बराबर क्या हुआ। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे इसको क्यूब की फॉर्म में देख लेंगे, पर जल्दबाजी नहीं करनी बच्चे। तो 1728 में आपने भाग लगाना है 6 का, और 6 का भाग लगाया तो 6 दूनी 12, 12 का मतलब कितना बचेगा 5, 52 हो गया। ठीक है, 6 8 48, 6 8 48। अब आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं। तो ए का वैल्यू क्या होगा, रूट में 288, और 288 क्या 144 गुणा 2, यानी 12 बाहर आएगा, 12√2 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ जाएगा भुजा का। और मुझे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है ए का क्यूब। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो 12√2 का होल क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना हुआ बेटा, 12 का क्यूब 1728 गुणा 2√2, तो 3456√2 इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी 3456, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। चलिए, तो आपको क्वेश्चन के लॉजिक को पकड़ना है। एक कंपनी में कार्य करने वाले वाणिज्य विज्ञान कला स्नातकोत्तर की संख्या क्रमशः 40, 80 और 60 है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, तो वाणिज्य के लिए संगत कोण क्या होगा। बताओ, ये क्वेश्चन पूछने वाला है क्या, किसका पूछ रहा है, वाणिज्य, वाणिज्य का पूछ रहा है। वाणिज्य का कोण कितना, वैल्यू कितनी है, वाणिज्य की वैल्यू है 40, टोटल वैल्यू कितनी है तीनों को मिलाकर 120, 180, 180 है ना, हाँ ठीक है। तो 40 की वैल्यू 180 में से, और डिग्री पूछ रहा है तो 360 से गुणा कर दो। परसेंटेज पूछता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, डिग्री पूछेगा तो इससे गुणा कर देंगे। तो देखो ये कट गया हमारे पास 2 बार, तो कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री इसका एंगल आ गया। ये लिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 11 परिणामों का औसत 59 है। अब बताओ सिमिलर क्वेश्चन, बताओ CHSL मेंस का पेपर है, अभी पढ़ाया था वैसे ही क्वेश्चन है। 10 परिणाम में एक की कमी आ गई, 10, तो 10 वो हो गया, 10 59, यानी 69 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 69, अभी तो बताया, बट बाकी कर लो। 11 गुणा 59 माइनस 10 गुणा 58 कर लीजिए, ठीक है। और दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आंसर इसका 69 निकल के आएगा। फिर भी कर लो, 9 14 का 4 कैरी 1 649, और ये हो गया 580। अगर माइनस करोगे तो 69 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना मिलाकर 227 गुना के बराबर होती है। तो छोटी संख्या के 9 गुने का मान क्या होगा। पूछ रहा है छोटी संख्या के 9 गुने का मान। मैं एक बात बताऊं आपको, इसको लॉजिकली पकड़ो। छोटी संख्या के 9 गुने का मान, तो 9 से गुणा वाला आंसर कौन सा है बेटा, 9 से गुणा वाला आंसर अपने पास सिर्फ एक ही है, कौन सा वाला, 63, ठीक है। अब लेकिन वो जो दो भाग है, हमें एक गारंटी नहीं है कि दोनों भाग, लेकिन इसको देख के अगर हम सोचे दोनों भाग, अगर ये 9 गुना 63 यानी 7, तो दो भाग कौन से होंगे। अगर मैं ऑप्शन को सही मानता हूं तो यहाँ पर एक भाग 7 है, दूसरा भाग 30 है, ठीक है, क्योंकि दो भागों में विभाजित किया गया। पहले का 5 गुना, तो छोटे भाग का 5 गुना यानी 35, तो इसका हो जाएगा। और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा बड़ा भाग आपको क्लियर नहीं है, पर कोई बात नहीं, भी हम चेक करते हैं। तो दूसरे भाग का आपको बोल रहा है, दूसरे भाग का कितना होना, 11 गुना 330, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, पहला भाग मैं ये मान लेता हूँ 30 है, तो 30 का 5 गुना हो गया 150, और इसका 11 गुना हो गया 77, तो 77 प्लस 150 227 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ये लीजिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे चुटकियों में करना है आपको। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो देखो, दो भाग अपन ने मान लिए, एक भाग अपन ने माना x, पहला भाग x, दूसरा भाग 37 माइनस एक्स आपको बोला गया है, ठीक है। अब दोनों भागों के अगर अपन कैलकुलेशन को देखें, तो पहले भाग का 5 गुना तो 5x, दूसरे भाग का 11 गुना 11 37 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा बेटा, 227 आपको दिया गया है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 5x का 5x प्लस, अगर हो जाएगा 11x किसका, पहले तो गुणा करो इसको, प्लस ये हो जाएगा 407 माइनस का 11x बराबर 227, और 11 में से इसको घटाया तो माइनस का 6, उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। तो 6x बराबर, अगर मैं इसको घटाऊंगा तो बचेगा बेटा 180 हमारे पास बचेगा। तो x का मान आ गया 30, और छोटा भाग पूछ रहा है, तो छोटा भाग
37 - 30 यानी 7 हो जाएगा, और छोटे भाग का 7 गुना, तो 7 गुणा 9 यानी 63 इसका आंसर है। बाकी आपने ऑप्शन से पिक कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में ए अंतः केंद्र है। ये तो बच्चा क्वेश्चन है भाई। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, उसमें ए क्या है? अंतः केंद्र है, ये आपको दिया गया है। और अंतः केंद्र अगर ए है तो आपको पता होगा कि ये वाला जो कोण है, बोल रहा है कोण क्यू ए आर का मान 116 डिग्री है, ठीक है। कोण क्यू पी आर का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, उसका मान आपसे पूछा गया है, तो बोल रहा है मान माप ज्ञात करो। बताओ आपको क्या क्या ये पता है इसके लिए? कोण क्यू ए आर का जो मान होता है वो 90 प्लस कोण क्यू पी आर के आधे के, है ना। 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए जो आप पढ़ते हैं वो इसी के बराबर होता है। तो बेटा इस बार इसका मान 116 डिग्री दिया गया है आपको, ये 90 डिग्री दिया गया है आपको, और ये हाफ, और कोण क्यू पी आर का मान पूछ रहा है आपसे। तो अगर आप देखोगे तो इसको माइनस किया तो 26 रह जाएगा, तो हो जाएगा कोण क्यू पी आर का मान हो जाएगा 26 दूनी 52 डिग्री। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्या कह रहा है? समान विकर्ण और समान विपरीत भुजाओं वाले चतुर्भुज सदैव एक आयत होता है। बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है? ढंग से पढ़िए। समान विकर्ण, देखो समान विकर्ण दो ही आकृति में होते हैं। समान विकर्ण अगर मैं बात करूं, समान विकर्ण किस में होते हैं? एक तो होता है आयत में और एक होता है वर्ग में। समान विकर्ण जो होते हैं उसके लिए दो ही आकृति है, एक का नाम है आयत और एक का नाम क्या है? वर्ग। और क्या बोला है? समान विपरीत, ठीक है। समान विपरीत भुजाएं जो होती हैं बेटा दो ही में होती हैं, एक का नाम है आयत और एक होता है समांतर चतुर्भुज। तो बताओ दोनों में कॉमन कौन है? तो दोनों में कॉमन है आयत, समान विकर्ण भी रखता है और समान विपरीत भुजा भी रखता है, इसलिए आंसर इसका रेक्टेंगल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के सिरे पर एक अर्धगोला जुड़ा है और दूसरे सिरे पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। एक बेलन है, इसके एक सिरे पर तो अर्धगोला जुड़ा हुआ है ऐसे, और एक सिरे पर शंकु जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है बेलन शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, यानी सबकी त्रिज्या आपको 4.2 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ठीक है। ये मेन चीज आपको डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद बोल रहा है यदि बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है और ये यहां से तक 7 सेंटीमीटर है, तो आप लॉजिकली एक बात बताना मुझे जरा सोच के कि खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आयतन निकालना है तो ये अर्धगोले का आयतन निकाल लो। तो अर्धगोले का आयतन क्या हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। इस गोले का अर्धगोले का आयतन, इस गोले का इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब जरा देखो इनमें कॉमन क्या क्या, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, तो जरा देखो इन दोनों में, ये दोनों को जोड़ूंगा तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा हमारे पास। तो 4/3, ठीक है। तो 4/3 अगर मैं बात करूं तो ये देखो इनको जोड़ रहा हूं मैं, तो यहां पर आएगा बेटा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इन दोनों को जोड़ा 4/3 और वहां से आया 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब हमारे पास इस अर्धगोले का है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, और बचा क्या? यहाँ से बचा 2h और यहाँ से बचा केवल r। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है इसको। तो पहला तरीका तो आप हिंट कर सकते थे एग्जाम के अंदर कि यहाँ पर पाई 22/7 है ना, 11 का मल्टीपल। तो देखो 3 और 8 11, 13, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो यहाँ पर देखो आर का मान क्या है? आर का मान 4.2 है, जो 7 से भी घटेगा 3 से भी घटेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखो 3 और 8 11 और 5, 11 5 16, 16 में से 8 गया तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें इस वाले की बात करें तो क्या ये नंबर 11 का मल्टीपल है? देखो वैसे तो डिजिट्स रोटेट हो रही हैं, तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, ठीक है। 13 और 2 15, यानी ये आंसर 11 का मल्टीपल है। और अगर मैं लास्ट वाले की बात करूँ 7 और 2 9, 9 और 5 14,
ठीक है, 6 और 2 8 और 5 13, यानी ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा हुआ? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैं इसको कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। 2/3 22/7, आर का मान 4.2 और ब्रैकेट में बोल रहा है कि 2R 2H कितना है? 7 दूनी 14, 14 प्लस 4.2 हमारे पास है। तो आप देखो यहाँ से कुछ सारी चीज़ें 7 या 21 से काटोगे, ठीक है, 21 से काटोगे तो 0.2 हमारे पास ये बचेगा। तो आप देखो अपने पास क्या बचा? 2 गुणा 22 गुणा 4.2 गुणा 0.2 गुणा 18.2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 अंकों बाद पॉइंट आना चाहिए, 3 अंकों बाद पॉइंट इन दोनों में ही है। तो आप ऐसे भी हिट कर सकते थे। तो तरीके बहुत सारे हैं बच्चों हिट करने के लिए। तो ये हिट करने का एक तरीका आपके सामने हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करने में अपना और आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। 267.672, और आप देखोगे कि ये नंबर जो है ना, ये देखो अब यहाँ पर ऐसे कोई नंबर आपको दिख रहे हैं क्या कि जिस नंबर को, जैसे कि 182 आपके पास है, वो 13 का मल्टीपल है। और यहाँ पर देखो 7 11 13 तीनों नंबर आ रहे हैं, उसकी वजह से 672 हमारे पास आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है। इसे 15%, 8% और 5% की 3 क्रमागत छूट पे बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य। तो फिर वही पॉइंटों का खेल है सारा। 2800, पहले 15% कम किया तो अपन लिखेंगे 85%, यानी 15% कम का मतलब 17/20 लिख दूं क्या सीधा सीधा? देखो मैं लिख देता हूँ 15% का मतलब 3/20 होता है। तो आंसर आएगा, मतलब वैल्यू आएगा किसका? 2800 का 17/20, ये पहले लिखूंगा। देन 8% फिर डिस्काउंट दोगे आप। 8% का मतलब 2/25 होता है, और 2/25 का मतलब होता है 23/25। उसके बाद अगर हम बात करें 5% की छूट दी है, उसका मतलब 1/20 है। तो 1/20 का मतलब हो गया बेटा 19/20। तो यहाँ पर जो कट सकता है वो काटो। जैसे अब देखो कट रहा क्या है, तो 28, देखो 4, देखो हम देखेंगे 2800 जो है, 2 जीरो कट जाएगी, और 400 से काटा तो 7 बच गया। अब आप नीचे 25 है अपने पास, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ, देखो 7 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 19 गुणा 4 कर दूं तो नीचे हो जाएगा 100, और 100 का मतलब है 2 अंकों बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 अंकों बाद पॉइंट देखना है, नहीं कैलकुलेशन आपसे करवाना चाह रहा है। तो 2 अंकों बाद पॉइंट सब में है। अब आप देखो इकाई अंक क्या है, इकाई अंक से पता चल जाएगा। तो जो जीरो तो नहीं आ रहा, साफ दिख रहा है। तो 7 का 9, 9 तो 27 का 7, 7 इंटू 9, 7 नाम 63 का 3, 3 चौक 12। तो आई थिंक इसका जो आंसर है ऑप्शन सी बचना चाहिए, बट फिर भी एक बार चेक कर लो दोबारा से। 7 इंटू 7 49 का 9, 9 ते 27 का 7, 7 नाम 63 का 3, 3 चौक 12, यानी इकाई अंक क्या होगा? सी हो जाएगा, मतलब इकाई अंक सी होगा। तो ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। बट फिर भी आप चाहो तो अब देखो 7 का मल्टीपल है क्या ये? तो 7 का भाग लगाया, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा? 6 बचा, 7 नाम 63, 5 बचा 50, 50 का मतलब हो गया 7 7 49, 1 बचा, और 42, बिल्कुल भाग चला गया 7 का। 17 का भी लगा के देख लो अगर आप चेक करना चाहते हैं। 17 कम 17, 3 बचा, 17 दूनी 34, 34 का मतलब 4 बचा, 17 34 6 बचा, 61 हो गया, ठीक है। 17 से 17 51, 10 बचा, 102, भाग चला गया। अब आगे जाए तो नहीं है, कॉन्फिडेंस आ गया इतना। 5% वार्षिक सदन ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्ष में 4160 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करो। अब 5% ब्याज की दर है, 6 साल का ब्याज कितना होगा? ये होगा 30%। तो आपको बोल रहा है मिश्रधन इतना दे रखा है। तो ऐसा ही अगर आप देखोगे तो 5% से 6 साल का ब्याज कितना होगा बेटा? 30% ब्याज होगा। और मिश्रधन दे रखा है आपको, तो आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 4160 जो है ना बेटा, वो 130% के बराबर है, और इंटू 100 करना है आपको। चलिए, एक जीरो से जीरो कट गया, 13 का भाग लगाया, 13 3 39, 13 दूनी 26, तो क्या आ गया बेटा? 3200 रुपये इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, 3200, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फिर से टिग्नोमेट्री आ गई है। साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a माइनस कॉस की पावर 4a प्लस 1, और उसके बाद कॉसेक ए आपको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, ए का मान 90 डिग्री रख लीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला लगाने से बेटर है, क्योंकि फॉर्मूला लगाने को तो लगा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट यहाँ पर आप सीधा सीधा क्या करो, मैं आपको जो बता रहा हूँ, पुट ए वैल्यू ए इक्वस टू 90। तो ए इक्वस टू 90 किया तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा? 1, कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, 3, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा पूरा।
तो ये आ गया 0 माइनस, अगर मैंने यहाँ साइन का मान रखा 1, ये -1 प्लस का 1, तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 प्लस का 1 हमारे पास ये आ गया। और अगर मैं इसकी बात करूँ आगे, कॉसेक 90 कितना होता है बेटा, प्लस का 1 होता है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर क्या हो गया बेटा 1 माइनस, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1, भाई ये तो 1 है ही, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 1, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कभी कभी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्या है, यदि निम्नलिखित प्रेक्षण 46, 48, 63, 76, 88, 41, 35, 55, 90, 56, 92 में से 88 को 93, तो 88 को 93 और 41 को 47 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो ये हो गया हमारे पास 93, ठीक है, और 41 को 47 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा। चलो ये ध्यान रखिएगा। तो नई माध्यिका निकालते हैं पहले एक बार। तो अगर देखोगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 46, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर 46। 46 के बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर 47, अच्छा पहले तो और भी तो छोटा नंबर है 35 है ना, हाँ जी 35, 46, 47, ठीक है 35 हो गया, 46 47 हो गया हमारे पास। उसके बाद 47 के बाद 48 आ गया हमारे पास। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 4 लिख दिए। 48 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए, 48 के बाद 55 आना चाहिए, ठीक है। 55 के बाद क्या आएगा बेटा, 56 आएगा, ओके 56 आ गया। अब देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर का मतलब माध्यिका हो गई 56। नई माध्यिका कितनी है, तो नई माध्यिका इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं आपको, आपको पूरा नहीं करना है। नई माध्यिका कितनी आ गई बेटा 56, भाई उसके बाद 5 नंबर होने चाहिए। 56 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया हमारे पास नई माध्यिका। पुरानी माध्यिका की बात करें तो पहले कौन आएगा, देखो 35 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 41 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 41 के बाद अगर हम बात करें तो कौन आएगा बेटा, 41 के बाद फिर आएगा अपने पास 46, ठीक है। 46 के बाद 47 की जगह अब क्या आएगा, फिर से 48 आ जाएगा, फिर 55 आएगा, फिर 56 आएगा, और उसके बाद 93 तो बाद में ही जाएगा। तो नई माध्यिका की अगर हम बात करें तो पुरानी माध्यिका भी 56 है और नई माध्यिका भी क्या है 56। तो क्या आएगा, अंतर क्या आएगा, 0 आएगा, डिफरेंस पूछ रहा है, तो आंसर आएगा 0। ये लीजिए, मतलब आपको जब भी 11 पद है तो आपको पता है छठा पद आपकी माध्यिका होगी, काम खत्म। 5 पूर्णांकों का औसत 48 है, प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत 5वें पूर्णांक का 50% है। तो 5 पूर्णांक अगर नाम ले लूं मैं इनको ABCDE, 48 आपको बोला गया है। प्रथम 4 पूर्णांकों का औसत जो है बेटा, पहले 4 का औसत, तो पहले 4 का औसत जो है बेटा, पहले 4 का औसत ABCD, ये 4 का औसत यानी 4 जो है वो लास्ट वाले ई का क्या है, 5वें का क्या है 50% है, यानी इसका अनुपात हो गया एक तरह से 1:2, ये आपको बोला गया, ये बात है। तो इसको सिंपल बना लो एक बार, आप क्या करोगे, बटे में ई लिखोगे, 4E बराबर 1/2 लिखोगे, ठीक है। तो मैं इसको बटे में ई बराबर 1/2 बोल लो, और 5वां ही पूछेगा आपसे, तो ये अपने पास 4 इससे कट गया 2 बार। तो आप देख सकते हैं ABCDE का मान जो है 2E है, तो 2E रखोगे इसके अंदर, तो जगह 3E बराबर 48, तो E का मान क्या हो गया बेटा 16, ठीक है, और E का मान 16 हो गया है, आपसे बोल रहा है। बाकी और देखो एक बार इसके अंदर क्या कुछ है क्या, तो ABCDE बराबर 2E, तो 2E प्लस E, अच्छा औसत 5 है ना, औसत भी तो है, 5 गुना भी करना है आपको, तो यहाँ पर 5 गुना 16 5 80 हमारे पास हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 80 इसका सही जवाब है। तो पहले टोटल निकाला पांचों का, तो ABCDE 48 एवरेज दे रखा है, टोटल 5 गुना कर लिया। उसके बाद ये रिलेशन आपको दे रखा था कि ABCD का पहले 4 पूर्णांकों का औसत जो है बटे में 4 आएगा, क्योंकि 4 पद हैं इसलिए, और इसका और 5वें का जो परसेंटेज है वो 1:2 आपको बोला गया है। तो हमने सीधा सीधा ABCD का वैल्यू 2E रख दिया वहां पर, तो 3E हो गया, 3E बराबर अपने पास हो गया 48 × 5, तो E का मान हो गया 80, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में 7 चचेरे भाइयों का भार 56 62 65 70 60 59 और 55 है, माध्यिका भार ज्ञात कीजिए।
तो बताओ सबसे पहले छोटा कौन है, कितने पद है, 7 है। 7 में चौथा पद क्या होगा, माध्यिका जो होगी ना, माध्यिका जो होगी, सीधा सीधा लॉजिक है, अरेंज मत करो पूरा। 7 है तो माध्यिका होगी कौन सा, 7 + 1 8/2, जो मैंने भी बताया था ना आपको भाई, 11 पद थे उसमें, तो उसमें 11 का मतलब कौन सा था, छठवां पद। यहाँ पर कौन सा चौथा पद कौन सा होगा, तो देखो पहला पद सबसे छोटा कौन है बताओ पहले तो आप, सबसे छोटा है 54। उसके बाद सबसे उससे बड़ा कौन है, 55। 55 के बाद 54 के बाद 55 आ गया, ठीक है 55 आ गया, उसके बाद 55 के बाद 59 आ गया, 59 आ गया, बिल्कुल ठीक है। चौथा पद आते आंसर आ जाएगा, चौथा पद 59 के बाद 60 आ जाएगा, ठीक है 60 आ गया। अब देखो 60 वैसे चौथा पद यानी 60 हो गया, तो ये 60 इसकी माध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन ए। लेकिन हम इसको आगे देखते हैं, 60 के बाद 62, 65 और 70 सारे पद आ चुके हैं, तो इस तरह से इसका आंसर 60 किलोग्राम होगा। ये लीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% की कमी हुई। 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, यदि प्रारंभिक में मशीन का मूल्य 8,000 है, मूल्य में गिरावट आ रही है, सीधा सीधा परसेंटेज के ऊपर जाना है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्राइस 8,000 पर पहले कितना परसेंट कम हो रहा है बेटा, 5% यानी 19/20 लिख दूं मैं, कमी हो गई ना। अगली बार 10% तो 90% हो गया, तो 9/10 लिख दूं, और उसके बाद 15% की कमी हुई है, तो 3/20 यानी 17/20 लिख दो यहाँ पर। अब आपको देखो एक बार नंबर पूरे पूरे कट जाए, 400, 4,000 2 बार कट गया, तो अब इकाई अंक से देख लो, मालूम कर लो आंसर क्या है। तो सम संख्या आंसर है, सम संख्या यानी ऑप्शन नंबर डी। क्यों ही करना है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछने का लॉजिक क्या बनता है एग्जाम में। अब देखो वैसे नंबर कट रहा है तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, जैसे ये नंबर 19 से भी कट रहा है, 19 या 57 एक बचा, 19 से 114 हो जाएगा। 9 का भाग जा रहा है कि 8 और 1 9, और बिल्कुल 5 और 9 जा रहा है। 17 का 17 तो 51, 51 का मतलब 7 बचेगा, एक क्या हो गया 71 हो गया, 17 चौक 68, 17 दूनी 34, सबका भाग जा रहा है। तो ऑप्शन मतलब कैलकुलेशन से आंसर निकले थे इस बार एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 4 वर्ष बाद 80,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज में 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकालो। तो इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल अगर आपके पास 100 रुपए है, तो आपको ब्याज कितना मिलता है, जो वृद्धि हो रही है वो ब्याज मिल रहा है, तो 40% का ब्याज मिला। कितने साल में मिला बेटा, 4 साल में, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 10%। रेट क्या हो गई 10%, और 80,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो अगर आपकी बार रेट 10% है, तो जिसका मतलब होता है 1/10, और यहाँ पर एन का मान 4 साल दिया गया है। तो देखो प्रिंसिपल अगर 10 रुपये होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 10 और 11 रुपये। समय कितना है 4 साल, तो आप पावर 4 लगा दीजिए, तो इसका मतलब हो गया 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, तो आपका अमाउंट होगा 14641। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना मिला, 4,641 रुपये, और 10,000 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, मूलधन 80,000 रुपये, 8 गुना, तो इसका 8 गुना करो, तो बताओ क्या होगा, 8 एकम 8, इकाई अंक 8 है क्या, 3 ऑप्शन में, 8 चौक 32 का 2, 28 के लास्ट में, 2 ऑप्शन में, 32 का 2 कैरी 3 हो गया हमारे पास, 48 और 3 51 का 1 कैरी 5, 32 और 5 37, तो 37,128 है क्या, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो ये लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। पासे पर प्रत्येक बार में 5 आने और सिक्के पर प्रत्येक बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप देखो यहाँ पर ये दो अलग अलग चीजें आपके सामने हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका गया तो कुल कितनी कंडीशन बनेगी, 36, पासे में 36 बनती है बच्चे, और प्रत्येक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो सिक्के बनती है 8 कंडीशन, ठीक है। आपको ये दे दिया गया और बोला पासे पर प्रत्येक बार 5 आने की, तो दोनों बार 5 आने का मतलब है 1/36। पासे का प्रायिकता क्या होगी, 36 में से एक केस में हमारे पास क्या आता है, दोनों पर 5 आता है। उसके बाद सिक्के पर प्रत्येक बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, वो भी 1 हमारे पास क्या होगी, 8 होगी, क्या होगी 8 होगी। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ काम किए गए, 8 6 48 का 8 कैरी 4, 24 और 4 28, तो 288 इसका, 1/288 इसका सही जवाब होगा। ये इसका राइट आंसर हो गया है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, संदीप एक ओवरकोट को 8,540 रुपए में बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। बताओ, ये MTS GD का क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा रहा है।
तो सीपी आपसे पूछ रहा है, आपने इसको बेचा 22% लाभ पर, तो 8,540 जो है 122% के बराबर आपको दिया गया है, गुणा 100। चलिए अब इसको काट के कुछ ऐसा नंबर कन्वर्ट करो जिसे अपन ने 2 से काटा तो 50, और ये हो गया 61। ठीक है, 61 से कट जाएगा तो काम खत्म। 61 एकम 61 कितना बचा, 24, बिल्कुल क्या, 61 एकम 61, 61 से 4 बार तो 18 पंजे 70, ओ सॉरी, जो 18 पंजे गया 14 पंजे 70, तो 7,000 रुपये। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है और संपूर्ण काम 54 से 3/4 दिनों में पूरा करता है। यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा पूरा कर सकता है तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो जब दोनों की कंडीशन दे रखी है तो 54 सही 3/4 दिनों में काम पूरा होता है। अभी तक आज तक आपने क्वेश्चन मोस्टली देखे होंगे कि भाई दोनों को अलग अलग काम दे दिया और एकांतर क्रम में काम करवा रहा है। तो बोल रहा है कि अगर रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है तो विनीत अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप यहाँ पर देखो, इसको अगर शॉर्टकट से करना चाहोगे तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कार्यक्षमता की बात चल रही है। अब लेकिन दोनों जो काम कर रहे हैं ना बेटा, वो 2 दिन में एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक दिन का काम कर रहा है, ये अकेला काम कर रहा होता तो पूरे मतलब रेगुलर काम करता। यहाँ पर जो काम दिया गया है ना 54 से 3/4, पहले इसका मतलब बताओ। 54 से 3/4 का मतलब 4 चौक 16 कैरी 1 तो हो गया 216, 216 और 219। ठीक है, क्या हो गया बेटा, 54 से ही 3/4 दिन में क्या कर रहा है, काम पूरा हो रहा है। पर ये 54 से ही 3/4 दिन का मतलब जो है, इसका मतलब ये कि 54 दिन पूरे पूरे लगे। कब, जब रत्नेश काम कर रहा है। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है एक बार आपको, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रत्नेश अगर काम शुरू कर रहा है, 54 दिन में काम पूरा हुआ, तो बाद में जो 3/4 काम बचा ना वो रत्नेश ने पूरा किया होगा। ठीक है, इस बात को पकड़ना कि रत्नेश यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रहे, रत्नेश ने काम शुरू किया तो पहले दिन रत्नेश आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि रत्नेश पहले दिन आ रहा है तो उसका 53वें दिन भी रत्नेश आएगा, और 54वें दिन के बाद 55वें दिन काम पूरा हुआ तो 55वें दिन भी रत्नेश आके काम पूरा करके गया है। तो इसका मतलब रत्नेश ने कितने दिन काम किया होगा, आप बोलोगे 27। इसके हिसाब से अगर आप बोलोगे तो रत्नेश ने यहाँ पर कितने दिन काम किया उसने, तो आप बोलोगे रत्नेश ने यहाँ पर जितने दिन काम किया वो काम कितना है बेटा, हमको यहीं से तो निकालना है सारे लॉजिक, कि रत्नेश ने काम कितना किया है वो आपको निकालना है। तो रत्नेश ने कितने दिन काम किया, रत्नेश ने काम किया है, रत्नेश ने काम कितना किया वो बताओ। तो रत्नेश ने काम किया, तो रत्नेश ने काम किया, आप देखना जरा लॉजिक से। अगर मैं बोलूं तो रत्नेश ने काम किया 27 से 3/4 दिन काम किया, हाँ या ना बताओ एक बार आप। ये होगा 27 दिन पूरे काम किया होगा रत्नेश ने, उसके बाद 3/4 दिन और काम किया होगा रत्नेश ने। तो रत्नेश ने कुल कितने दिन काम किया, इतने दिन काम किया। अब आप जरा देखोगे तो यहाँ पर आप पाओगे कि रत्नेश ने इतने दिन काम किया है, तो जो शेष काम है वो किसने किया होगा। तो पहले रत्नेश का काम निकालो, रत्नेश ने इतने दिन में कितना काम किया होगा। तो 27 गुणा 4 108, 108 और 3 111/4 दिन काम किया है किसने, रत्नेश ने। तो रत्नेश ने काम कितना किया वो निकालो। तो रत्नेश का काम, तो अगर काम निकालोगे तो 111/4 गुणा 48, रत्नेश ने इतना काम किया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या कह रहा है कि रत्नेश ने इतना काम किया, तो अब जो शेष काम बचा वो किसने किया होगा बच्चे, विनीत ने किया होगा। तो विनीत का काम निकालो। वन माइनस 111 गुणा करोगे तो 8 चौक 32, 192 हो जाएगा। और 192 में से जब मैं इसको घटाऊंगा किसको, 111 को, तो ये बचेगा हमारे पास कितना बेटा, ये बचेगा कितना, 192 में से गया तो 181। तो 81 काम किसने किया, विनीत ने किया, 81/192 काम किया। और अगर वो, इसका मतलब है कि उसने इतना काम जो किया है बेटा वो कितने दिन में पूरा किया, 27 दिन में काम पूरा किया। तो यहां पर आप देखो लॉजिक को पढ़िए, मैं आपको सीधे से लॉजिक से बात कर रहा हूं, मैं आपको सीधे लॉजिक से बात कर रहा हूं। तो लॉजिक से देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये काम जो उसने 27 दिन में किया है, तो 81 यानी पूरा काम, तो विनीत का पूरा काम निकालोगे आप, तो विनीत का पूरा काम निकालना है तो क्या करोगे आप, आपको ये काम 27 दिन में किया है तो 27 में आपने भाग लगा दिया किसका, 81 सही
1/92 का भाग लगा दिया तो ये कट जाएगा बेटा 3 बार, और 3 बार कटने का मतलब हो गया 64। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब विनीत पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 64 दिन में। तो ये इस क्वेश्चन का लॉजिक है, और लॉजिक को ही पकड़ोगे तो ही आप इसका आंसर सही कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा बच्चे। चलिए, 3 संख्याओं का अनुपात 5:7:9 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1260 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, आपसे पूछ रहा है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर कितना है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बट आपको एलसीएम की फॉर्म में बोल रहा है। और तीनों नंबर क्या है, अगर देखें तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 है तीनों का। तो लेट नंबर्स क्या होंगे, 5x, 7x और 9x। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 5x गुणा 7x, नहीं गुणा अपन को क्या निकालना है, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो होगा ना वो होगा 5 × 7 × 9 × x, ये एलसीएम हो जाएगा। तो 5 × 7 × 9 × x की बात चल रही है, वो 1260 आपको दिया गया है। तो x का मान निकालेंगे तो 1260 में डिवाइड करना है आपको किसका, 5 का, 7 का और 9 का। 9 से काटा तो 140 बार, तो ये कट गया, और 35 से काटा 4 बार, ये कट गया। तो x का मान 4 हो गया। तो आपको डिफरेंस पूछ रहा है किसमें, फर्स्ट में और थर्ड में, सबसे छोटे और सबसे बड़े में। सबसे बड़े और छोटे का अंतर कितना है, 4x। तो 4 × 4 यानी 4 चौक 16 इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप कि इसका डिफरेंस क्या है बच्चे, 16 इसका डिफरेंस निकल कर आ गया है। तो इस तरह से ये 30 के 30 क्वेश्चन जो थे मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिए कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। हाँ, और आपको जल्दी ही CHSL और CGL के जो प्री वाले पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन जरूर पसंद आएगा। डेफिनेटली आप इसको शेयर जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन क्वेश्चंस के, हो सकता है किसी बच्चे को कोई और तरीका भी आता हो तो वो जरूर कमेंट करिएगा कि इसका तरीके का, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी किया जा सकता था। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को शेयर करे बिना नहीं रहेंगे और लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन कैसा लगा। अभी मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।